हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के यूट्यूब चैनल पे। और छात्र शिक्षक की श्रृंखला में सवाल आपके जवाब जवाब हमारे के चौथे संस्करण में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के सवाल हमें मिले हैं और बहुत सारे सवालों में छात्रा शिक्षक की सैलरी, उसके कार्य, तैयारी कैसे करते हैं, महिलाओं के लिए जॉब कैसा है, किस प्रकार से छुट्टियां मिलती हैं, क्या परिवार को साथ रख सकते हैं या नहीं, वेरियस क्वेश्चंस मिले हैं और उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हुए आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए प्रयास करते हैं। चलिए अविलंब शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। और पहला क्वेश्चन है शुभम जी का। शुभम जी ने लिखा है कि उन्होंने कंप्यूटर के परीक्षा मंथन से पढ़ा है और साथ ही साथ एमसीक्यू हरिराम की बुक से लगाया हुआ है। बेसिक क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन कोई नया फैक्ट आता है तो बुक के बाहर का तो आप उनसे नहीं बन रहे हैं। मतलब एक मोटा मोटा वो कह रहे हैं कि 30 में से, वो एक अनुमान लगा रहे हैं कि 30 में से 20 क्वेश्चन बेसिक आएंगे और 10 ऐसे मॉडरेट टू हार्ड आएंगे जो गेम चेंजर होंगे। तो वो चाह रहे हैं कि किस प्रकार से शो करें, उनको सजेस्ट करना। जैसे हमने पहले भी कई बार अपने कमेंट पे और इसमें शेयर किया है कि आप ऐसे IBPS या SSC के क्वेश्चन करें, तो वो बोल रहे हैं कि टाइम जो कम है, बहुत मोटा है और अभी पढ़ नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करते हैं। तो देखिए इसका आंसर ऐसा है शुभम जी कि सभी के लिए एक एवरेज वे पे बता रहा हूँ कि एक बेसिक बुक आप कोई भी, एक कंप्यूटर बेसिक का बुक तो आपके पास होगा। एक कंप्यूटर बेसिक बुक, चाहे वो मंथन हो या HR हो या आप जो भी कोई बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको एक परचेस किए हैं। एक आपके पास MCQ की बुक होगी जो MCQ प्लस PYQ होगी। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट का, ठीक है। यहाँ पर ये जो चीज़ें हो गई, ये 3 जो चीज़ें हैं कि या मान लीजिए आप CG व्यापम के स्टैंडर्ड पे हैं, CG व्यापम के लेवल पे हैं, और अगर अपना लेवल रेस करना चाह रहे हैं तो आप अदर सोर्सेज जैसे SSC और IBPS के PYQ कर लीजिए, बैंकिंग के PYQ, SSC के कंप्यूटर के PYQ कर लीजिए। इनका लेवल काफ़ी अच्छा होता है और इस PYQ को आप सॉल्व कर लीजिए। ये PYQ के लिए आपको बुक्स लेने की जरूरत नहीं, इवन आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आराम से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक एक ऐप है, टेक्स्ट बुक जो ऐप है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और टेक्स्ट बुक ऐप से आप कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लगाते चलिए, कंप्यूटर के क्वेश्चंस आप लगाते चलिए। इससे क्या होगा कि आपको ये जो बेसिक CG व्यापम लेवल के क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ जो नेशनल पे, इंडिया लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के, वो भी आपको मिल जाएंगे। और यकीन मानिए इतना ज़्यादा हार्ड या इतना ज़्यादा डीप आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में हमेशा लिखा है कि कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, हर जगह लिखा हुआ है कि कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। हाँ, डेफिनेटली कंपटीशन ज़्यादा है तो लोग डीप भी पढ़ रहे हैं, तो आपको अपनी जो सामान्य जानकारी है इनको गलत नहीं करना, इनको रॉन्ग नहीं करना। देखिए मैक्सिमम होता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम प्रेशर में लोग सही क्वेश्चंस को गलत करके जाते हैं, मतलब सरल क्वेश्चंस को गलत करके जाते हैं, वो नहीं करना है। वही आपका नेगेटिव करता है, वो नहीं करना है आपको। तो इस तरीके से आप कंप्यूटर को करके चलिए, ज़्यादा एकदम और डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप जो पढ़ा हुआ है बस उससे रिवाइज करते चलिए, क्वेश्चन करते चलिए। और ये IBPS SSC के क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपने मॉडरेट लेवल पे कर लिया है, आपने इजी लेवल पे कर लिया है और डीप जाना है, तो आप इनको ही कर लीजिए, इतना सफिशिएंट होगा कंप्यूटर के लिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके अकॉर्डिंग कितना मॉक टेस्ट लगाना चाहिए सर, कितना मॉक टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले इसका आंसर दे देता हूं, कितना मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। ऐसा कोई नंबर नहीं है, कोई प्री डिफाइंड नंबर नहीं है कि अब 10 ही क्वेश्चन टेस्ट लगाओ या 20 लगाओ, या जितना अवेलेबल हो सके, जितना अवेलेबल हो और जितना टाइम, जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम आप लगा लीजिए, जिन मैक्सिमम लगा लीजिए आप। उसके बाद आप कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान बहुत वास्ट लग रहा है सर, कुछ सजेस्ट कीजिए कि कैसे इसको मैनेज करें। बाल मनोविज्ञान के लिए बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं कि किस प्रकार से करें। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले एक दिमाग में रखिए कि बाल मनोविज्ञान का आपका टोटल टॉपिक जो है वो 10 मार्क्स का होगा। इस 10 मार्क्स को कम समय में आपको एक्वायर करने के लिए आप सबसे पहले तो गो विद द सिलेबस। जैसा आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक लिखे हुए हैं उन टॉपिक्स के साथ गो थ्रू कर लीजिए। कैसे करेंगे गो थ्रू, तो इसके साथ ल्यूसेंट की एक बाल मनोविज्ञान की बुक आती है, या जो भी मार्केट में अवेलेबल है, मैं आपको स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूँ, कि जो भी मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं उनके साथ ही क्या गो थ्रू कर लीजिए। गो थ्रू करने के बाद आप जो CG टेट या C टेट के PYQ होते हैं, अभी तक CG व्यापम बहुत बार CG व्यापम क्या किया हुआ है, CG टेट के सवाल लिया है, CG टेट के एग्जाम करवाया है।
तो इस सीजीटेट के एग्जाम से जो आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कर लीजिए, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, लगभग आप बाल मनोविज्ञान के बहुत सारे क्वेश्चन आप आराम से इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। देखिएगा बाल विज्ञान में नए टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही कम बनते हैं, बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है, आप कम टाइम में गो विद द सिलेबस जाइए और सीजीटेट या सीटेट के पीवाईक्यू जो टॉपिक से रिलेटेड हैं वो आप कर लीजिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारा दिमाग में नहीं रह पाता है, शॉर्ट आउट कैसे करें। मतलब इनको दिक्कत हो रही है कि इन्होंने सिलेबस पे काफ़ी ज़्यादा पढ़ा हुआ है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है। अब लंबे समय से पढ़ रहे हैं तो उन चीज़ों को याद रखने में, मेमोराइज रखने में दिक्कत जाती है। तो देखिए याद रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है रिवीजन। आप जितनी बार, अगर आप 10 टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप भले 100 टॉपिक पढ़ लीजिए, 100 टॉपिक्स पढ़ लीजिए भले आप टॉप एग्जाम के पहले, लेकिन इन 100 टॉपिक्स को आप प्रॉपर रिवाइज नहीं किए हैं तो इतना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई मतलब भी नहीं है, और आपके दिमाग में जो नहीं रह पा रहा है इसके दो ही कारण हैं। पहला, आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया है, तो रिवीजन आप प्रॉपर कीजिए। सेकेंड थिंग, आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। एमसीक्यू और रिवीजन ये दो चीज़ है जो मस्ट है आपके याद रखने के लिए। एमसीक्यू से क्या होगा, वही फैक्ट आपके पास सामने बार बार क्वेश्चन के रूप में आएंगे, तो आपका माइंड क्या होगा, उसे रिवाइज करेगा। और रिवीजन इसलिए ताकि आपको जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं जो याद रखनी है, वो आप याद रख सकें। रिवीजन के लिए जो हेल्पफुल होगा वो आप शॉर्ट नोट बनाते चलिए। शॉर्ट नोट बनाते चलिए, कम पॉइंट में, कम लिखे हुए में रिवाइज करने की कोशिश करने के लिए शॉर्ट नोट बनाइए। और एग्जाम के 15 दिन पहले तो नए बुक्स के ये जो चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि अपने शॉर्ट नोट को ही बार बार क्या करें, रिवाइज करें। शॉर्ट नोट के साथ आप चार्ट्स बना लीजिए। चार्ट्स मतलब आप मान लीजिए, बना लीजिए कि आपको बनाने के कंप्यूटर के ओएस कितने हैं, डिफरेंट ओएस। तो ओएस का आप इस प्रकार से एक चार्ट बना लीजिए, ये माइक्रोसॉफ्ट का ओएस है, ये विंडोज़ का, ये एप्पल का ओएस है, ये गूगल का ओएस है, तो उसकी लिस्टिंग कर लीजिए इस प्रकार से। तो जब आप चार्ट बनाते हैं या कोई डायग्राम बनाते हैं तो आपका माइंड क्या है, कंस्ट्रक्टिव वे में, यानी कि बुक से अलग फॉर्मेट में सोचता है, और जब उस फॉर्मेट में वो वर्क करता है तो आप क्या करते हैं, उसे याद रखना आपके लिए इजी होता है। और जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है तो इमेज आपके सामने आती है कि हाँ ऐसा हमने बनाया था, ये ऐसा मैंने चार्ट में इस जगह पे लिखा था। तो कोशिश कीजिए चार्ट बनाने की, शॉर्ट नोट बनाने की। चार्ट में ये नहीं कह रहा हूँ एकदम 10 कलर के स्केच पेन लेके आप बनाइए, आप नॉर्मल एक पेन पेपर लीजिए, रफ में आप एक चार्ट बनाइए, रफ में रे डायग्राम बनाइए। इस तरीके से पढ़िए, आपको बहुत जल्दी ईजी होगा, याद होगा, और रिविजन करने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है, सर मैथ्स में कोई एक टॉपिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे सारे सवाल बन जाते हैं, लेकिन टेस्ट में जब सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, मिक्स होकर टाइम आता है, तो इनको समस्या होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। देखिए ऐसा इसलिए है आपके साथ कि जब आप एक टॉपिक बनाते हैं तो आपका माइंड सेट क्या है, उसी टॉपिक के बेसिक्स पे क्लियर है, इंगेज रहता है, और आप उस तरह के सवाल बना लेते हैं। दूसरा, जब हम बुक से सवाल बनाते हैं तो क्या होता है, जब हम एक सवाल बनाते हैं उसका सॉल्यूशन देखने के लिए पीछे टर्न करते हैं, और सॉल्यूशन देखने के बाद उसी के नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मिल जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को चीट या देख लेते हैं, हाँ ये इसका ऐसा बनेगा, तो दूसरा भी उसी पैटर्न पे बना लेते हैं। लेकिन जब अलग पैटर्न, एक टॉपिक के बाद दूसरा क्वेश्चन डिफरेंट आ जाता है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली स्विच नहीं कर पा रहा है या उस पैटर्न को समझ नहीं पा रहा है। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, एकदम से मत मिक्स कीजिए, लेकिन मिक्सअप कीजिए थोड़ा सा, एक दो टॉपिक को, दो टॉपिक के क्वेश्चन को मिक्सअप करके चलिए। एक टॉपिक क्वेश्चन एक टॉपिक का बनाइए, अगला क्वेश्चन आप दूसरे टॉपिक का बनाइए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पेज में आप स्टिक करके रख दीजिए, हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगले टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन से। इसके बाद दूसरा है, आप सॉल्यूशन कम देखिए। आपने क्वेश्चंस बनाया है, आप उसके सॉल्यूशन कम देखिए, ठीक है। तो आप इसमें क्या होगा, आप सॉल्यूशन कम देखिए, कहने का मतलब है आपको कि आप क्वेश्चन बनाइए, आप उसका आंसर आपको मिलता है ABCD में, जो भी आंसर हो बाद में देखिए। मतलब आप 10 क्वेश्चन पर एक साथ प्रिपेयर कर लीजिए, 10 क्वेश्चन आप 1 बाय 1 गो थ्रू में, 1 गो में आप बनाइए। उन 10 क्वेश्चंस के आंसर फिर आप एक साथ देखिए, इस तरीके से आप करेंगे। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके बेसिक्स थोड़े और क्लियर कीजिए। आपके बेसिक्स को क्लियर करेंगे तो जितनी बार आप बेसिक्स क्लियर करेंगे, आपके बेसिक क्वेश्चंस बेसिक तरीके से, मतलब शॉर्टकट नहीं, आप बेसिक तरीके से सभी क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो ये आप फॉलो कीजिए, 1 क्वेश्चन 1 टाइम सॉल्व मत कीजिए, एक साथ एक पेज में 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप आंसर्स देखिए, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा इससे। और मिक्सअप करिए थोड़ा थोड़ा।
इसके बाद चलते अगले क्वेश्चन में। धर्मेंद्र जी पूछते हैं कि सामान्य ज्ञान भाषा में किस प्रकार का रणनीति रखना चाहिए अंतिम के दिनों में। टेस्ट सीरीज देने के बाद भी कुछ ना कुछ छूट रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो देखिए भाई, आपको ये बोलूंगा, जो छूट रहा है उसका एनालिसिस कीजिए, कुछ ना कुछ, ये कुछ क्या है ये मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा बाद में। क्या छूट रहा है वो बताइएगा, क्या नहीं बन रहा है टेस्ट सीरीज में। देखिए, टेस्ट सीरीज देने के बाद जो सबसे मेजर चीज होती है वो एनालिसिस होते हैं। स्वयं का एनालिसिस बीच बीच में या टेस्ट सीरीज की बात करते रहना जरूरी है कि क्यों टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स कम आए हैं, क्या चीज हुआ है। तो ये आपको एनालिसिस करना जरूरी है टेस्ट सीरीज में। और इस एनालिसिस के बाद आप हर टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कीजिए कि हाँ, ये पहला था, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, इसमें मेरी ये कमी रह गई और फिर उस कमी को दूर करना है। तो क्या छूट रहा है आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा बाद में, ताकि मैं आपको और हेल्प कर पाऊँ। और जो अंतिम दिनों में क्या करना चाहिए आप पूछ रहे हैं सामान्य ज्ञान जीके में। तो जीके में आप तो पहले तो रिवीजन, इजी गो रिवीजन कीजिए पूरे जीके का। तो जीके का रिवीजन आप, अभी टाइम कम है तो आप कोई भी चार्ट्स, टेबल या वन लाइनर जो बुक होगी आपके पास उससे कीजिए। करंट रिलेटेड जो जीएस को किस तरीके से पढ़िए, करंट रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ओलंपिक चल रहा है तो ओलंपिक की पूरी पृष्ठभूमि आप उसमें जान लीजिए कि क्या क्या ओलंपिक की पृष्ठभूमि है। दूसरा, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं रामेन डेका जी। तो आप ये देखिए कि पहले से लेके अभी तक छत्तीसगढ़ के कौन कौन राज्यपाल बने थे, राज्यपाल की शक्तियां क्या होती है, राज्यपाल उसमें क्या करता है। मतलब करंट से जीएस को पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जितना ज़्यादा आप ये करेंगे आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन करंट प्लस करंट रिलेटेड ही होते हैं। जीएस के भी क्वेश्चन किसके रिलेटेड होते हैं, करंट से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें आपको क्या होगा, आपको वास्ट सिलेबस भी आप जीएस का बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, कम टाइम में कवर कर लेंगे। और लैंग्वेज के लिए आप ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू और एमसीक्यू करते चलिए अभी, और किसी भी टॉपिक्स को छोड़िए मत। आप टॉपिक्स मत छोड़िए। कई लोगों ने इंग्लिश के लिए भी मुझसे पूछा, तो आगे मैं वही रिकमेंड करूंगा कैसे उसको कवर कर सकते हैं। तो कोई टॉपिक मत छोड़िए। जीके के लिए चार्ट्स, वन लाइनर फास्ट रिवीजन कीजिए, जीएस के लिए करंट के साथ पढ़िए, और लैंग्वेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू और एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। अगर आपके व्यापम के पीवाईक्यू एमसीक्यूज हो गए हैं तो दूसरे एग्जाम्स के भी, दूसरे स्टेट्स के भी आप पीवाईक्यू एमसीक्यू टॉपिक वाइज जो है वो सॉल्व करते चलिए, वो आपको हेल्पफुल होगा। इसके बाद देखते हैं, सर मेरा गणित विषय कमजोर है, मैंने इनका कहना है मेरा गणित विषय कमजोर है, हॉस्टल वार्डन की तैयारी करूं या फिर छोड़ दूं। देखिए भाई, आप कमजोर कह रहे हैं और अभी आपके पास सिर्फ 40 से 45 दिन परीक्षा के लिए बचे हैं, मान के चलिए 45 डेज हैं अभी एग्जाम के लिए, और गणित है इसमें 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का गणित है। तो अगर आप गणित को छोड़ देंगे, ये गणित नहीं बनेगा आपसे, तो वो एक समस्या है, क्योंकि 25 मार्क्स को आप कवर कैसे करेंगे। आप जहां अगर मान लीजिए आपके 2-4 कोई टॉपिक किसी सिलेबस में आपके नहीं बन रहे हैं, तो आप एक आइडिया स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि उस टॉपिक्स के मार्क्स को आप किस टॉपिक से कवर करेंगे। तो आप ये सोचिए पहले कि गणित के अगर आपके कमजोर है, आप 25 में से मान लीजिए 5 भी बना ले रहे हैं, 20 आपसे नहीं बन रहे हैं, तो आप उस मार्क्स को कहाँ कवर करेंगे, ये आप प्लान बनाइए। अगर ये प्लान आपके पास है कि हाँ आपका जीएस बहुत स्ट्रांग है, आपका बाल विज्ञान अच्छा है, आपका करंट अच्छा है और आपका कंप्यूटर अच्छा है, और आप इनको कवर कर ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए। और या एक विषय से डर के तैयारी करें या छोड़िए, आपका निर्णय है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन जो वैकेंसी है वो नेक्स्ट ईयर फिर से आने वाली है, ये आ सकती है, अभी यही कहना है, आने वाली ही नहीं कह सकती, कि नेक्स्ट ईयर भी अगर हॉस्टल वार्डन फिर से आपको आ सकता है। तो अगर नेक्स्ट ईयर ये हॉस्टल वार्डन आएगा तो क्या फिर आप छोड़ देंगे। तो ये डिसीजन आपका है कि आप किस प्रकार से करें। और ऐसा गणित इतना टफ नहीं है कि आप इसे कवर अप नहीं कर सकते, गणित को आप कवर अप कर सकते हैं, बिल्कुल करिए उससे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि सर एग्जाम में बाल मनोविज्ञान के पाठ कितना करना जरूरी है, जो कि बहुत से स्टूडेंट मेरी तरफ पढ़ने और समझने में दिक्कत हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। बाल मनोविज्ञान अगर आपने सीडीपी कभी नहीं पढ़ा है, चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं पढ़ा है, चाइल्ड पैथोलॉजी नहीं पढ़ी है, तो बिल्कुल आपको दिक्कत थोड़ी थोड़ी होगी, लेकिन एकदम ज़्यादा इसे छोड़िए मत। आप बस पीवाईक्यू अगर आप इतना कर लेते हैं कि प्रीवियस एग्जाम की पीवाईक्यू या जो आए हुए हैं सीजी टेट या सी टेट के, अगर वो भी आप करके चलेंगे तो मान के चलिए 10 में से 5 से 6 आराम से आप बना लेंगे। तो एकदम से छोड़िए तो मत सीडीपी को। जो इजी टॉपिक्स हैं, जो इजी गोइंग टॉपिक्स हैं, जो आपको इजीली समझ में आ जा रहे हैं, उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए और पीवाईक्यू जो सॉल्व कर लीजिए उसका, वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। छोड़ने के पक्ष में मैं नहीं हूँ। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। सर जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, डर लग रहा है, सारे जब की पढ़ाई को लेके टेंशन हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में क्या करें।
भाई ऐसे सिचुएशन में जब एग्जाम पास आता है सबको डर लगता है, और उसके लिए एक ही उपाय है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, बहुत ज़्यादा अपने आप में आत्मविश्वास रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कीजिए, जितना ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, और टेस्ट सीरीज का एनालिसिस जरूर कीजिए कि जो आपसे नहीं बन रहा है उससे जरूर कीजिए। एनालिसिस करना आपके लिए जरूरी है, और इस एनालिसिस के बाद आप अपने तैयारी को और रिवाइव कीजिए और रिवीजन प्लान बनाइए। प्रॉपर रिवीजन प्लान मतलब एक पेपर लें आप, और इस पेपर में आप पूरा बनाएं कि अपने एक हफ्ते या एक महीने का आप पूरा शेड्यूल बना लें कि इस दिन मैं ये रिवीजन करूंगा, इस दिन मैं ये रिवीजन करूंगा, इस दिन मैं ये रिवीजन करूंगा, और सिलेबस को मार्क करते चलिए। सिलेबस की 2 से 3 फोटोकॉपी करा लीजिए, और 2 से 3 फोटोकॉपी कराने के बाद उसमें जितना आपको मार्करिंग करना है मार्किंग करके चलिए कि हाँ ये टॉपिक मेरा हो गया। और उसे मार्किंग जब कर रहे हो तो कलर यूज़ कीजिए, जैसे फर्स्ट रिवीजन हो गया तो ग्रीन कलर से, फिर रिवीजन हो गया तो रेड कलर से, इस तरीके से मार्किंग करते चलिए ताकि आपको पता चले कि उस टॉपिक को आपने कितनी बार कर लिया है। तो ये सबसे बड़ा तरीका है। आप अगर प्लान्ड वे में अगर आप तैयारी करेंगे ना तो आपको बहुत ईजी गो थ्रू होगा, कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी इसमें। इसके बाद चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले में है योगा, नवाचार, खेल, शिक्षण अधिनियम, इन सब के लिए कहाँ से स्टडी करें। देखिए योगा, नवाचार, खेल जो है शैक्षणिक अधिनियम के आपको टॉपिक बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन योगा, नवाचार और खेल है इसके ऊपर बहुत सारे बुक्स में कुछ भी दिया हुआ है। मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है उसमें कुछ भी दिया हुआ है एकदम, मतलब सिलेबस बनाना है इसलिए कुछ भी बना लिया है, तो एकदम थोड़ा वेट कीजिए इसके लिए, या जो आपको कंटेंट मिल रहा है आप उस कंटेंट को कीजिए। ताकि खेल योग पे हमने कंटेंट बनाया है, वीडियो बनाई हुई हैं, और एक एमसीक्यू सीरीज भी हमने लाया है, वो आप एक बार देखिए अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा, और उससे आइडिया लीजिए कि आप इस टाइप से सवाल आ सकते हैं। और लगी बात नवाचार की, तो नवाचार के लिए मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ, अगर मुझे जैसे ही नवाचार पे कुछ ऑथेंटिक सोर्स मिलता है तो मैं आप लोग के साथ तो शेयर करूँगा, और खेल के ऊपर और नवाचार के ऊपर मैं आप लोग से शेयर भी करूँगा मुझे जैसे कोई ऑथेंटिक मिलता है। अभी तक मुझे कोई ऐसा कंटेंट नहीं मिला है जो मुझे लगे कि हाँ ये अप टू द मार्क है। बकवासी चीज़ें मैं नहीं पढ़ाना चाहता आप लोग को, तो अच्छी चीज़ें मुझे अगर मिलेंगी तो मैं जरूर बताऊंगा आप लोग को। योगा के लिए हमने किया हुआ है वो आप देखिए, और शैक्षणिक अधिनियम के लिए आपके पास इजिली अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है और यूट्यूब में भी अवेलेबल है, वो आप कर लीजिए वहाँ से। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन में, सर तय समय में टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है, उससे तनाव और चिंता बढ़ रही है, कोई उपाय। टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा और उससे तनाव और चिंता बढ़ रही है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यह आएगा कि टारगेट क्यों नहीं हो पा रहा है, टारगेट क्यों नहीं। तो जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तब आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए आप पढ़ ही नहीं रहे हैं और टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, या आपको कुछ काम ज़्यादा आ रहा है आपके पास, या आपके पास फैमिली इश्यूज आ रही हैं, तो जब तक ये पूरा नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है आप नहीं बताएंगे तब तक उसका सॉल्यूशन मैं नहीं बता पाऊंगा। तो अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे। और हाँ चलिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने लेट से तैयारी चालू की है और आपके पास टाइम कम पड़ रहा है, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप स्लोली, या कि पैनिक ना होते, धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअली अपना टाइम इंक्रीज कीजिए, धीरे धीरे इंक्रीज करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। लेकिन अगर होता क्या है, स्टूडेंट लोग के साथ 2 समस्याएं आती हैं। पहला, वो हर दिन ये सोचते हैं कि मैं क्या पढूं। अगर आपने प्लान नहीं किया हुआ है तो हर दिन ये सोचते हैं क्या पढूं, और इस क्या पढूं के चक्कर में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसा निकलता जाता है। तो बेटर है क्या पढूं ना सोचें आप किसी भी सिलेबस को पकड़िए, सिलेबस के किसी भी एक टॉपिक से स्टार्ट कर लीजिए जिसमें आपको दिख रहा है मार्क्स हाँ इसमें ज़्यादा है, और ये टॉपिक जैसे फॉर एग्जांपल आप मैंने कह दिया सिलेबस पकड़िए और अब उसको पढ़िए। आपने सिलेबस पकड़ा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ना चालू कर दिया, आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से 2 नंबर का आएगा, तो आपका वो मेहनत वर्थ नहीं है वहाँ पे। तो सिलेबस को पकड़िए, मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप उस पर वर्क करते चालू कीजिए। शुरू में रिदम लेने में, स्पीड आने में, मोमेंटम आने में टाइम लगेगा आपको, लेकिन जैसे ही एक मोमेंटम आ जाएगा वो चीज़ें आप आराम से कर लेंगे। तो 2 चीज़ आप बताइएगा, टारगेट क्यों पूरा नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं कि आप सोच रहे होंगे कैसे पढूं, क्या पढूं। तो उसके लिए सोचिए मत, बस स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे मोमेंटम आएगा और आप आराम से उसको कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले में, फर्स्ट सैलरी कितना होता है। सर मैंने कई बार सैलरीज के बारे में बताया है, चलिए आप एक बार और आपको बताता हूँ भाई। आप पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप अपने सिलेक्शन के लिए इतने आश्वस्त हैं कि आपको अभी सैलरी पे फोकस है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बधाई, आप सेलेक्ट हो रहे हैं। और बेसिक सैलरी देखिए, कोई भी जो सैलरी होती है गवर्नमेंट का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से बना होता है कि एक बेसिक होता है। अभी का बेसिक छात्रावास अधीक्षक का बेसिक है 25,300 का। इस बेसिक के पास आपका डीए बनेगा 46% इसका डीए बनेगा।
25,300 का 46% डीए बनेगा, प्लस इसका एचआरए बनेगा। चूंकि अगर हॉस्टल वार्डन में अगर आपके पास क्वार्टर अवेलेबल है तो आपको एचआरए की पात्रता नहीं होती है, लेकिन अगर किसी जगह पे क्वार्टर नहीं है तो आपको एचआरए मिलता है। इसके बाद मेडिकल अलाउंस है, वो आपको 200 रुपये के मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर ट्राइबल एरिया में आप पोस्टेड हैं तो जगह जगह के अनुसार कहीं 500 रुपये और कहीं 40 रुपये आपको ट्राइबल एरिया अलाउंस मिलेगा। इतना है, ये आपका ग्रॉस पे बनता है। ये कैसा पे बनता है? ये आपका ग्रॉस पे है। इसके बाद इसमें डिडक्शन होता है आपके जीपीएफ का, जो आपकी बेसिक सैलरी का 12% होता है। जो सैलरी आपकी हो रही बेसिक का 12% होता है, ये आपका जीपीएफ कटता है। और साथ ही साथ ग्रुप इंश्योरेंस का 300 रुपये डिडक्ट होता है। तो और अगर आपका एचआरए नहीं भी मिला तो ये आपका है। तो इस प्रकार से आप मोटा मोटा देखने जाएंगे तो एक रफली कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, 33,000 लगभग 33 से 34,000 रुपये जो है आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। अगर आपके सिलेक्शन तक डीए बढ़ जाता है 4% और डीए बढ़ जाता है तो उसकी सैलरी रेज हो जाएगी। पर ये बेसिक स्ट्रक्चर है सैलरी का, जो आप आराम से कैलकुलेट घर में भी बैठ के कर सकते हैं कि हाँ इतनी सैलरी हमें मिलेगी जब कभी भी। लेकिन फिलहाल आपको बहुत बहुत बधाई, आप आश्वस्त है अपनी तैयारी को लेकर, मुझे जान के खुशी हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ रही हूँ पर नहीं बन रहा है, परसेंटेज तो बन जाता है पर प्रॉफिट लॉस में दिक्कत हो रही है, प्लस चाइल्ड साइकोलॉजी में चाइल्ड डेवलपमेंट का पूरा स्टेज पढ़ना है या समझ नहीं आ रहा है। इसका जवाब मैंने पहले दे चुका है, सीडीपी के लिए आपने देख लिया होगा। अभी तक सीडीपी के लिए मैंने कहा ही है कि जो मार्केट में बुक अवेलेबल हैं या जो टॉपिक्स हैं उनको टॉपिक टू टॉपिक आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद एक गो थ्रू कर लीजिए। पढ़ने के बाद PYQ इसके CG टेट के एक बार उनसे कर लीजिए, CG टेट के PYQ के बाद C टेट के भी PYQ अगर आपका समय है तो आप उसको कर लीजिए। बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये PYQ करने से, आपको आइडिया समझ में आ जाएगा एग्जाम कैसे आते हैं। अब एक बार अगर PYQ करने के बाद आप फिर से थ्योरी पढ़ेंगे ना तो अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि हाँ इस सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, मेरे को ये याद रखना है। तो इस तरीके से आप पढ़ते चलिए, आपको ईजी जाएगा। और मैथ्स के लिए आपको मैथ्स से प्रॉब्लम हो रही है तो मैथ्स का प्रॉब्लम सिर्फ एक ही स्तर पर हो सकता है कि बेसिक्स आप क्लियर कर लीजिए। बेसिक्स आप क्लियर कर लेंगे, मैथ्स आपसे बनने लगेगा। और ज़्यादा डिटेल में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे बताइएगा, आप ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे तो मैं ये चीज़ें कर पाऊंगा या हेल्प कर पाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम को जानना बहुत जरूरी है। और प्रॉब्लम बेसिक्स नहीं बन रहा है तो बेसिक क्लियर कीजिए पहले, उनके आपसे बनने लगेगा आराम से। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन में, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पढ़ें सर, खासकर ज्योमेट्री। मैथ्स से रिलेटेड ज्योमेट्री अगर आपको पढ़ना है और आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है तो पहले भी मैंने बताया हुआ है कि CG बोर्ड की क्लास 7, 8, 9 में ज्योमेट्री काफ़ी बेसिक स्तर पे समझाया है, आप इसे पढ़िए पहले। उसके बाद आप चाहें तो उसके बाद क्वेश्चंस में जाइए, इसमें जाइए। अब इनके क्वेश्चंस भी कर लेंगे, इस बुक से क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपके मेजर क्वेश्चन जो हैं आपके बन जाएंगे। तो ज्योमेट्री के लिए आप क्लास 7, 8, 9 का टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए। टेक्स्ट बुक पढ़ने से ज्योमेट्री आपकी डेफिनेटली बन जाएगी। और इन बोर्ड में के बुक्स में बहुत ईजी तरीके से ज्योमेट्री दिया हुआ है, बहुत अच्छे ही तरीके से समझाया हुआ है। तो आप ज्योमेट्री को इससे कीजिए, एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन से लगा सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। सर कंप्यूटर से आजकल जो क्वेश्चन का लेवल पूछा जा रहा है, पिछले हॉस्टल वार्डन एग्जाम में भी जो लेवल था उसके लिए कौन सी बुक बेस्ट है? वर्ड बेस्ट। देखिए आपको बता दूं, नो परफेक्ट बुक, कोई भी बुक परफेक्ट नहीं है, तो कोई भी ऐसा बेस्ट बुक तो नहीं है। बेस्ट बुक तब बनता है या बेस्ट बुक आप बना सकते हैं जब आप 2-3 चीज़ों को क्लब करके नोट्स बना रहे होंगे इस तरीके से, लेकिन अभी उतना समय नहीं है, अभी कोई भी बेस्ट बुक नहीं है। तो आप मार्केट में कोई भी बुक, जैसे मैंने पहले परीक्षा मंथन रिकमेंड किया था, तो परीक्षा मंथन के साथ साथ कोई भी IBPS SSC लेवल की कोई भी कंप्यूटर की बुक आप लीजिए। और कंप्यूटर बुक के साथ आप क्वेश्चन एक बुक लीजिए और जो वेरियस अदर सोर्सेस हैं जैसे कि SSC और IBPS के प्रश्न हैं इनको आप करते चलिए। बैंकिंग के आप उस लेवल को रेस कर लेंगे जो आ रहा है या आया हुआ है। एकदम से ज़्यादा टफ प्रश्न आएंगे तो वो भाई आपसे भी नहीं बनेंगे और बहुत सारे लोगों से या किसी से नहीं बनेंगे, क्योंकि ये पेपर एक सामान्य जानकारी के कंप्यूटर पे बेस्ड है, ना कि स्पेसिफिक जानकारी के कंप्यूटर के लिए बेस्ड है। तो एक नॉर्मल तरीके से आप पढ़ते चलिए। MCQs और क्वेश्चन आप जितने वेरियस सोर्सेस से लगा लें वो ज़्यादा अच्छा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा सोर्स आप क्वेश्चन ले लें उतना आपके लिए अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर बचे हुए अंतिम दिनों में गोल्डन टिप्स जिससे पोस्ट सुनिश्चित हो सके। पहला तो भाई भीड़ देख के डरिए मत, मैं आपको ये बोलूँगा लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है आपको भीड़ देखकर, तो भीड़ देख के डरिए मत, क्योंकि इस भीड़ में 50% ऐसे लोग अभी भी हैं जिनको सिलेबस नहीं पता है।
सिलेबस नहीं पता है, पहला चीज। दूसरे ऐसे लोग हैं जो तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये भी बता दो जो तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं भाई, छात्रावास अधीक्षक इस बार का तो आपके लिए नहीं है अभी। अगर अभी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट अधीक्षक के एग्जाम्स आते हैं या नेक्स्ट अधीक्षक की पोस्ट आती है, तो उसमें आप डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएंगे। कंपटीशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर अभी उठे हैं सोकर तो अगले एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल हो जाएगा वो। तो इसके लिए और गोल्डन टिप्स के लिए मैं जल्दी एक फुल वीडियो लेकर आऊँगा। और थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, रिवीजन और एमसीक्यू मस्ट है, रिवीजन करते चलिए, एमसीक्यू सॉल्व करते चलिए, वो एक गोल्डन टिप्स मैं दूंगा। बाकी प्रॉपर कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं एक जल्दी सी वीडियो लेकर आऊँगा। अगला चलते हैं। भाई ने काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछ दिया मुझसे, पूछते हैं कि करंट अफेयर टॉपिक वाइज बताइए। भैया इतना मेहनत थोड़ा सा कर लो यार, टॉपिक भी मैं बताऊं तो मैं पेपर सेट नहीं कर रहा हूं, तो मैं एकदम से टॉपिक तो आपको नहीं बता सकता। आपके सिलेबस में जो टॉपिक है, आपके सिलेबस में टॉपिक है स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट। मैं ये समझता हूं कि आप सभी व्यापम का और सीजीपीएससी का इस टाइप के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको करंट तो रोज पढ़ रहे होंगे। करंट को डेली पढ़ना जरूरी है। अगर आप एक एस्पायरेंट्स हैं, कोई भी कंपटीशन लेवल एग्जाम के एस्पायरेंट्स हैं, तो करंट रोज पढ़ना जरूरी है। न्यूज़पेपर रोज पढ़ना जरूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं अपनी तैयारी के साथ कर रहे हैं, तो आप इनको पढ़िए रेगुलरली। सेकेंड थिंग, अभी अब आप देखिए, आप इस तरीके से नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट, सीजी के इवेंट, नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट में फॉर एग्जांपल अभी ओलंपिक आ रहा है, ओलंपिक आ गया, तो ओलंपिक के क्वेश्चन तो 100% आप करिए, 100%। कि इसमें से एक नए क्वेश्चन श्योर शॉट आएगा कि छत्तीसगढ़ जो अभी इंडिया को जो पदक मिलेंगे, जो मेडल मिलेंगे, चूंकि आपका पेपर भी अभी सेट हो रहा होगा या होने वाला होगा, तो जो भी मेडल आपको मिलेंगे करंट रिलेटेड, तो मैक्सिमम फोकस कीजिएगा। और टाइम पूछ रहे हैं कब से कब तक का करें, तो 6 मंथ, अगर टाइम कम है 1 ईयर, अगर टाइम आपके पास सफिशिएंट है, इतना करंट सही होता है 6 मंथ का या 1 ईयर का। अगर आपके पास टाइम है तो आप मान के चलिए सितंबर में आपका एग्जाम है, 15 दिन पहले तो पेपर अपना छपना स्टार्ट हो जाएगा। 15 अगस्त तक का करंट या 1 सितंबर तक का करंट, आप वहां से 6 महीना ले लीजिए। आप या तो पूरा 2024 का करंट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस इवेंट का करिए आप आराम से। नेशनल, इंटरनेशनल और सीजी को भी मत छोड़िए, क्योंकि सीजी में भी नए मंत्री बने हैं, आपके नए राज्यपाल आए हैं, साथ ही साथ नए नए इवेंट हो रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन जो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे रेस कर रहे हैं उसको करते जाइए आप अभी। इसके बाद नेक्स्ट सर, ये ऐसे मार्क्स के बंच है, मतलब ये टेस्ट सीरीज दिलाते हैं कहीं और इनका मार्क्स 79.4, 79.5, आगे मार्क्स कैसे बढ़ाएं, ये तो इनके क्वेश्चन में समझ नहीं पा रहा हूँ। इससे बचने के लिए क्या तुक्का लगाना चाहिए? क्या ये कह रहे हैं कि अगर बहुत सारे लोगों का इस टाइप के मार्क्स आएंगे, एक बंच बन जाएगा, तो क्या तुक्का लगाना चाहिए? नहीं भाई, कभी भी तुक्का नहीं लगाना चाहिए। तुक्का लगाने से अगर एक प्रश्न भी आपका गलती से निगेटिव हो गया, तो इतनी भीड़ में आप उस एक निगेटिव आपके रैंक को 10-15 नीचे कर देगा। तो नहीं भैया, तुक्का मत मारिए, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन 45 डेज में जीके जीएस को किस तरह से पढ़ना चाहिए कि एवरेज स्कोर जीके जीएस में मिल जाए? एवरेज स्कोर के लिए देखिए, कोई भी वन लाइनर बुक जो आपके पास पहले से पढ़ी हुई होगी, आप उसको गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपके पास पहले से कोई वन लाइनर पढ़ी हुई बुक नहीं है, तो टुटेजा की इंडिया जीके आती है रेड कलर की, वो काफ़ी कंसाइज वे में जीके दिया हुआ है, काफ़ी कंसाइज वे में, और पीवाईक्यू को एक फैक्ट बनाते हुए दे दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी बुक है। तो इस बुक को आप पढ़ लीजिए। आप चार्ट्स की स्टडी कर लीजिए, जो चार्ट्स डिफरेंट चार्ट्स बनते हैं, या पीवाईक्यू की स्टडी कर लीजिए एक एवरेज स्कोर के लिए। तो डेफिनेटली आप ये 45 डेज में आराम से कर लेंगे और आपको एक एवरेज स्कोर भी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि सर व्यापम का गणित का स्तर समझ नहीं आ रहा है, क्या आर्यभट्ट का वो गणित के लिए काफ़ी होगा? एक सेफ स्कोर बता दीजिए जिसमें नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। दैनिक दिनचर्या का वीडियो बनाइए अगर हो तो। भैया अभी आपके लिए मेरी दैनिक दिनचर्या का वीडियो जरूरी नहीं है। एक शॉर्ट मैंने अपने चैनल पर डाला था कि एक हॉस्टल कैसा होता है, कैसा दिखता है, बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो मैंने अपने हॉस्टल का एक वीडियो डाला था। बट दैनिक दिनचर्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। अभी आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको निर्णय लेना होगा कि सर हॉस्टल वार्डन ज्वाइन करूं नहीं करूं, क्या क्या जॉब में डिफ़िकल्टीज होती हैं, हम उस समय वो बात करेंगे। उस समय ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या जॉब डिफ़िकल्टी होती है, पढ़ने का समय कितना मिलता है,
आप बाकी एग्जाम्स में कैसे जाएंगे, मैं उस समय आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अभी आपकी मॉरलिटी या अभी आपको लेवल रेज या डाउन करने का नहीं, अभी आपको एक सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन होने के बाद सिलेक्शन में जाना या नहीं उसका निर्णय बाद में करिए, पहले सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। तो ये वाला तो आप अभी वीडियोस की वेट ना करें, मैं अभी ये नहीं बनाऊंगा, आपको ये वीडियो जरूर मिल जाएगा, लेकिन कब, जब आप लोगों को एग्जाम हो जाए उसके बाद हम इसमें बात करेंगे। इसके बाद एक सेफ स्कोर बिल्कुल नहीं, मैं कोई एक सेफ स्कोर नहीं बोलूंगा, मैक्सिमम स्कोर कीजिए, कोई सेफ स्कोर मत कीजिए। आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना स्कोर कीजिए। मैक्सिमम कहने का मतलब है जितना आपसे बन रहा है वो पूरा बनाइए, कोई ऐसा अपने दिमाग में पहले से नंबर बना के मत चाहिए। और बुक के लिए गणित का स्तर समझनी है। देखिए व्यापम का क्वेश्चन लेवल हमेशा गणित का मॉडरेट ही रहता है, एकदम ज़्यादा हाई फाई नहीं रहता है और एकदम ज़्यादा लो भी नहीं रहता है, मॉडरेट क्वेश्चन रहता है कंप्यूटर का, तो आप आराम से कर लेंगे। तो इससे आप करते चलिए और इतना समझ सकता हूँ आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं आगे। आगे सर जी मैं गणित में कमजोर हूँ, जब टेस्ट देता हूँ जिस पैटर्न में पढ़ाई हूँ वो सवाल तो बन जाता है, लेकिन जब उसी प्रश्न को हल्का सा घुमा दिया जाता है तो बन नहीं पाता है। तो भाई इसके लिए बस यही कहूँगा, बेसिक्स क्लियर कीजिए, बेसिक्स बार बार क्लियर कीजिए। बुक के सॉल्यूशन को मत देखिए, बुक के सॉल्यूशंस को मत देखिए, आप खुद बनाइए, खुद सॉल्व कीजिए। अगर आपसे एक सवाल नहीं बन रहा है तो उसी क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, और जब वो आपसे बनेगा तो आप पूरा बेसिक क्लियर करके बना लेंगे। होता क्या है, जब हम बुक के सॉल्यूशन देखते हैं या बुक के पैटर्न पे बनाते हैं तो आप हर सवाल को उसी पैटर्न पे बनाने की कोशिश करते हैं, और जब कोई सवाल दूसरे तरीके से आपको घुमा दिया जाए तो आप बेसिक्स, चूंकि आपने बेसिक्स तरीके से नहीं बनाया है, जो फंडामेंटल तरीका है मैथ्स से बनाने का उसके तरीके से नहीं बनाया है, तो इसलिए आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप फंडामेंटल तरीका जानिए कि ये हाँ लॉन्ग वे में ऐसा बनता है, शॉर्ट वे में ऐसा बनता है, दोनों तरीके जानिए। और जब आपसे शॉर्ट वे में ना बने तो आप जो लॉन्ग वे है उसमें चल दीजिए, आपके पास व्यापम में इतना टाइम रहेगा कि आप आराम से गणित के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके बाद देखिए जीएस के लिए पूछ रहे हैं कि कितना भी रिवीजन करके प्रश्न हल करो, नए प्रश्न आ जाते हैं। जीएस में भाई सागर है, हर रोज आपके नॉलेज को अपडेट करना जरूरी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने ओलंपिक का ही ले लीजिए, अभी एग्जाम ओलंपिक हो रहा है, आपने पहले पढ़ा हुआ होगा ओलंपिक का, ये अब हुआ, ये अब हुआ, ये अब हुआ, या आप सीजी में पढ़ेंगे कि हाँ छत्तीसगढ़ में इतने राज्यपाल थे, अब नए राज्यपाल आ गए हैं, तो आपको तो अपने नॉलेज को अपडेट करना जरूरी है। तो नॉलेज अपडेट करना जीएस में बहुत जरूरी है, नॉलेज को अपडेट कीजिए, करंट के साथ जीएस पढ़िए, मैं बार बार कह रहा हूँ करंट के साथ, नॉलेज के साथ जीएस पढ़िए, उसके बाद आप इसके बारे में बात करेंगे और ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ्स में जो टॉपिक दिया है सर सिलेबस में उतना ही करें या अदर चैप्टर भी देखना होगा, और इंडिया जीएस में सीजी हिस्ट्री डीप में करना होगा या नॉर्मल करें, बताइएगा। देखिए मैथ्स के लिए आप मैथ्स एनालिसिस वीडियो हमने ग्रुप पे डाला हुआ है, बना के डाला हुआ है, उसमें ये बताया है कि कौन कौन से टॉपिक पहले 2 सालों की परीक्षाओं में आए हुए हैं और कौन से टॉपिक जो पहले थे लेकिन नहीं थे लेकिन क्वेश्चन आए हैं, आप उसको एक बार देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा वो वीडियो, और उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सेकेंड थिंग आप पूछ रहे हैं इंडिया जीएस। इंडिया जीएस के लिए देखिए आपका इंडिया जीएस में एक चीज मान के चलिए, आपके पास इंडिया जीएस के लिए 11 मार्क्स ही हैं टोटल। कितने मार्क्स हैं टोटल? 11 मार्क्स ही हैं। तो इस 11 मार्क्स के लिए अकॉर्डिंग ही आपको करना है, ठीक है। तो 11 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप जितना डीप हो सके जितना है उतना ही करिए। सीजी हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं, सीजी हिस्ट्री डीप में करना होगा या नॉर्मली करें? सीजी हिस्ट्री नॉर्मली करते चलिए, लेकिन आपका जो सीक्वेंस है पहले आप मॉडर्न में फोकस कीजिए, मॉडर्न होने के बाद आप मराठा और बस्तर को कीजिए, और मराठा बस्तर होने के बाद स्टोन एज, मतलब ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स को सीजी हिस्ट्री से जरूर कर लीजिए। अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो इन टॉपिक्स से ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से आप इसे फोकस करते चलिए। अगला क्वेश्चन है सर बाकी बचे हुए दिनों में इतने टाइम मैनेज कैसे करें? टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हैं तो भूल जा रहे हैं। भूल रहे हैं सेम लेस रिविजन, भूला क्यों? क्योंकि रिविजन कम किया। रोटी जली क्यों? कि आपने रोटी को पलटा नहीं है। पूरी फूल क्यों नहीं रही है? क्योंकि पूरी को भी नहीं पलटाया आपने। तो पलटना जरूरी है, पढ़ा हुआ को पलटना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पलटेंगे नहीं तो याद नहीं रहेगा, तो रिविजन करना जरूरी है, और रिवीजन करने के साथ साथ क्वेश्चन करना भी जरूरी है। जितना ज़्यादा आप सवाल बनाएंगे आपको चीज़ें उतनी जल्दी ही याद रहेंगी। और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगा कि 40 दिनों में 50 दिनों में कैसे रिवीजन प्लान करें और किस प्रकार से करें, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत लंबा टॉपिक है तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डियर सर, एग्जाम का लास्ट फेज आ चुका है, खुद को मोटिवेट रखना थोड़ा मुश्किल है, और आसपास देखते हैं तो सब लगे हुए हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो मन में आ ही जाता है कि हमसे कोई कमी ना रह जाए, डीमोटिवेट होने लगते हैं
और सबको अवॉइड कैसे करें। एग्जाम का प्रेशर, बहुत सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं टेस्ट लगाने में। ओके, ठीक, समझ गया भाई। तो सबसे पहले भाई ज़्यादा मत सोचो, डोंट थिंक टू मच, ज़्यादा सोचो मत, डोंट थिंक जस्ट एक्ट, सोचिए मत, बस काम कीजिए, सोचिए नहीं काम कीजिए। तो सोचने से ज़्यादा दिक्कत है। सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम मत दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा के आपको देंगे, जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मतलब जिनके आने के चांसेस या नहीं भी हैं या आ भी गए तो सबसे नहीं बनेंगे। तो ज़बरदस्ती के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, फिर आप डिमोरलाइज होंगे, अरे ये तो मेरे से नहीं बन रहा है। फिर आप सोचेंगे लोग इतना डीप पढ़ रहे हैं, जो नहीं उन्होंने पढ़ा हुआ हो, वो तो जानबूझ के उन्होंने डाल दिया हो कि देखता हूँ बाकी लोग को परेशान करता हूँ, चलो एक क्वेश्चन डाल के। तो भाई सोशल मीडिया पे लेस टाइम दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस पे, ऐसी चीज़ों पे मत आइए, अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। तीसरी चीज़, आपको पता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए, आपको पता है आपकी तैयारी अच्छी है। हाँ, अपना एनालिसिस आप जरूर कीजिए। आपका एनालिसिस किससे होगा? टेस्ट सीरीज से होगा। आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं मान लीजिए, तो टेस्ट सीरीज या एमसीक्यू बना रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज में आपका जो रैंक है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, उससे अपने आप को एनालिसिस कीजिए। ऐसे एक दो क्वेश्चन से या सोशल मीडिया में लोग क्या पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं, इससे अपने आप को जज मत कीजिए। और सिली मिस्टेक के लिए मैं यही कहूँगा, सिली मिस्टेक्स के लिए कूल माइंड रहते हुए अपने आप प्रश्न पढ़ने में समय दीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए क्वेश्चन को समझिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ये कब होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करेंगे और हर एमसीक्यू का पैटर्न अलग होगा, तो आप समझ पाएंगे, क्वेश्चंस को पढ़ पाएंगे, और जो मिस्टेक्स है उसका एनालिसिस करना जरूरी है। इतना करके देखिए। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। फिर इसके बाद देखते हैं सर, चाइल्ड डेवलपमेंट में योग शिक्षा के लिए बेसिक थ्योरी तो है, पर एमसीक्यू के लिए कुछ नहीं है, यूट्यूब से कवर हो जाएगा या फिर बुक से करूँ? देखिए, सीडीपी के लिए मैं यही बोलूँगा, सीजीटेट या सीटेट के पीवाईक्यू आप पता कर लीजिए। मार्केट में कई सारी बुक्स हैं और ना यूट्यूब वगैरह में भी चैनल पे हैं, लेकिन जो आपको इजीली मिले, जो पीवाईक्यू से सीडीपी कर लीजिए। योग के लिए मार्केट में जो स्पेसिफिक कंटेंट है वो मुझे उतने अच्छे पसंद नहीं है, मुझे अच्छे नहीं लगे वो कंटेंट। सैम्पल एक कंटेंट मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ है और एमसीक्यूज भी मैंने अपने चैनल पे डाली है, तो उसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए एक आइडिया के लिए, कि आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं योग में। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए, इस तरीके से आप कर लीजिए इसे। और अगर इसके बाद भी आपको नीडेड होगा तो मैं उस योग का सेकेंड पार्ट भी जल्दी ही लाने वाला हूँ, योग का पार्ट 2 एमसीक्यू का, तो उसे भी आप एक बार देखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर इंग्लिश के आंसर में कंफर्म नहीं हो पाता है, क्वास्ट क्वेश्चन है तो छोड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहता, क्या करें? इतना हाई कंपटीशन बोल रहे हैं पर स्टिल लग रहा है क्वेश्चन पेपर मॉडरेट देगा, तो रिस्क कौन से सब्जेक्ट में ले अगर लेगा ना हुआ तो? ओके भाई, सबसे पहले तो नहीं, इंग्लिश मत छोड़िए, कंप्लीटली मत छोड़िए। इंग्लिश में आपको दो ही चीज़ें आप बेसिक देखें, इंग्लिश का आप सिलेबस देखेंगे तो एक वोकैब है, वोकैब के बाद आपका क्या है? वॉइस है। तो आप जब वॉइस पढ़ेंगे तब डेफिनेटली आप टेंस पढ़ेंगे, उसके लिए तो आप टेंस भी पढ़ लीजिए। और उसके बाद अगला है डू एज डायरेक्टेड, यह स्पीच जो है, सॉरी स्पीच है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये तीन चीज़ें हैं। तो ये दो तो आप बहुत जल्दी आराम से 40 डेज में कवर कर सकते हैं, और इससे 100% एक सवाल वॉइस से बनेगा, एक सवाल स्पीच से बनेगा, और वाकई से 2 से 3 सवाल बनेंगे। तो इस तरीके से आप इन 5 सवालों को आराम से कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसके बाद देखते हैं। और दूसरा चीज़, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो भाई रिस्क अगर लेने के लिए चाह रहे हैं आप, मैं तो नहीं बोलूँगा रिस्क लो, पर रिस्क लेना है तो जीएस में रिस्क लो। आपके सभी जीएस के टॉपिक में 2 मार्क्स के हैं, तो इस तरीके से आप जीएस में रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि 2 मार्क्स के संविधान बहुत ज़्यादा है तो आप छोड़ दीजिए, आपको लग रहा है कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है तो आप छोड़ दीजिए, तो 2 मार्क्स पे आप रिस्क ले सकते हैं। इसके अलावा मैं और किसी पे नहीं बोलूँगा कि आप, हाँ, पूरा जीएस नहीं छोड़ना है, आप एक टॉपिक छोड़ दीजिए, एक सब्जेक्ट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ना है तो हाँ वो रिस्क ले लीजिए भले आप, लेकिन पूरे जीएस को छोड़ने का या पूरा हिंदी, पूरा इंग्लिश ऐसा छोड़ने का बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिए। लेवल के लिए मैं यही कहूँगा कि लेवल के लिए मत सोचिए अभी पेपर क्या आएगा, कैसा आएगा, कितना आएगा। आप अभी पढ़ते चलिए भाई, एग्जाम के लिए मत प्रेडिक्ट कीजिए कि क्या होगा कैसा होगा। जितना ज़्यादा अच्छे से आपसे और सही तरीके से बनता है वो वहाँ जाकर अटेम्प्ट कर लेना, पहले से दिमाग में कुछ बना के मत जाइए। कोई भी अपने दिमाग में कुछ आइडियाज़ मत बना लीजिए, कोई मार्क्स मत बना लीजिए, कोई चीज़ें मत बना लीजिए कि हाँ इतना सेफ है, ये है वह, कुछ नहीं। जितना आपसे मैक्सिमम बनता है एग्ज़ाम हॉल में जाइए और बनाइए वही, ये भी मत सोचिए कि यार टफ है, इजी है, कुछ नहीं, जितना बनता है बनाइए, कूल माइंड रहिए और बना के आइए, यही मैं आप लोग को बोलूँगा।
इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सर सारे सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, 75 से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने के लिए अंतिम दिनों में सुन हम टॉपिक लेकर आते हैं इस पे कि कैसे आप अंतिम दिनों में रिविजन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे कंप्यूटर के न्यू टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मैंने नए क्वेश्चंस, आप पहले मुझे क्वेश्चंस बताइए कि किन क्वेश्चंस को आप कहते हैं कि नए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस को मुझे समझाइए एक बार कि तब मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा, यहाँ पे आपकी हेल्प कर पाऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं। आप 2-4 क्वेश्चन मुझे भेज दीजिए एक सैंपल पे, तो मैं आपको कुछ बता पाऊंगा कि क्वेश्चंस आपको कैसे बनेंगे, किस टाइप से बनेंगे। बिना क्वेश्चन देखे मैं आपको कोई जज नहीं कर पाऊंगा या सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर कंप्यूटर क्वेश्चन के लेवल कैसा होगा और इससे डीप में पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं भाई, डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर लेवल जानना है तो आप व्यापम के एमसीक्यूज देख लीजिए, पीवाईक्यूज देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। इससे आपको एक लेवल समझ में आ जाएगा कि व्यापम कैसे लेवल के क्वेश्चंस करता है। और डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डीप के लिए इतना नहीं जाना है। आपके सिलेबस में लिखा है सामान्य जानकारी, तो आप बेसिक लेवल पे जितना एग्जाम्स में आता है, आप इंडिया के एग्जाम से कंपेयर कर लीजिए, IBPS SSC से कंपेयर कर लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसे सेलेक्ट देखिए। सर इंडिया जीएस के पुराने क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करें? ओके सर, मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हूँ जिसमें मेरा 60-65% ही आ पा रहा है। सर 2 ऑप्शन डाउट वाले क्वेश्चन में मेरा वही गलत क्वेश्चन क्यों गलत हो जाता है जिनको मैं टिक करके आता हूँ। ये आपकी समस्या नहीं है भाई कि 2 क्वेश्चन वाले डाउट में आप जो टिक कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। 2 ऑप्शन डाउट कब आता है ये आप पहले समझिए कि 2 ऑप्शन डाउट आपको तब आता है जब आप टॉपिक्स को पढ़े हुए रहते हैं। आपने टॉपिक को तो पढ़ा हुआ है, जब आप टॉपिक पढ़े हुए रहते हैं और आपके ऊपर 2 ऑप्शन डाउट में आ जाता है, या तो ए है या तो बी है फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये डाउट कब आता है? जब आपने टॉपिक को पढ़ा है, आपका दिमाग ये बताता है कि हाँ इसे हमने पढ़ा है, लेकिन आप इस टॉपिक को कंफर्म नहीं हो पा रहे, आप 100% श्योर नहीं हो पा रहे हैं इस पर कि यही आंसर है। तो ये 100% श्योर नहीं हो पा रहे हैं, उसका रीजन एक ही है कि आपने रिविजन नहीं किया है। आपने दोबारा उस टॉपिक को 2 से 3 बार नहीं पढ़ा। अगर आप उस टॉपिक को 2 से 3 बार पढ़ते तो आप श्योर हो जाते कि हाँ ये इसका है। तो आपको पहले तो जरूरी है अपना रिवीजन प्लान कीजिए। आप रिवीजन करेंगे तो आपका ये 100% जो 2 ऑप्शन डाउट है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, आपका टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं जिसमें 60% नहीं आ पा रहा, तो ये देखिए कि उस टेस्ट सीरीज में बाकियों की परफॉर्मेंस कैसी है। मान लीजिए टेस्ट सीरीज आप जहां दे रहे हैं या जिस जगह पे दिए हैं वहां के क्वेश्चन लेवल अच्छे स्टैंडर्ड के होंगे और सभी लोगों के 60-65 मान लो बन रहे हैं, तो एक वो लेवल ठीक है, ओके। लेकिन मान लीजिए उसी टेस्ट सीरीज में कुछ लोग 80 बना रहे हैं, आपका 60-65 नहीं बन रहा है, तो आपको एनालिसिस करने की जरूरत है। मैंने फिर कहा था टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कीजिए, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करेंगे तो आपको हेल्पफुल होगा, अदरवाइज टेस्ट सीरीज हेल्पफुल नहीं होगा। जीएस के पुराने क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें? भाई कोई भी पीवाईक्यू मार्केट में अवेलेबल है, टूटेजा का अवेलेबल है, हरिराम का अवेलेबल है, बहुत सारे पीवाईक्यू बुक्स अवेलेबल है मार्केट में जीएस के लिए, आप वहां से उससे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मैंने इसे कुछ फाइंड आउट कर लिया है कि पूछना क्या चाह रहे हैं हम। कंटेंट का बम्बारमेंट है, उनको लग रहा है कि बहुत सारे कंटेंट्स है यूट्यूब में और उनको डाउट हो जाते हैं कि किससे पढ़ें किससे ना पढ़ें। भाई नए कंटेंट मत सेलेक्ट कीजिए, एग्जाम के पहले नए कंटेंट नहीं लीजिए। मैं फिर से बोलूंगा, नए कंटेंट एग्जाम के पहले नहीं, आपने जो पढ़ा हुआ है उससे ही रिवाइज कीजिए, नए कंटेंट कम पढ़िए, रिवाइज कीजिए। मैं ऑलरेडी अपने लेवल बहुत सब्जेक्ट कर चुका हूँ डेफिनेटली, तो आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। अगर आपको लग रहा है आपने बहुत सारे किया तो कंटेंट के पीछे मत भागिए, आप एमसीक्यूज के पीछे भागिए। और इसके बाद लग रहा है कि अगर आपके पास कोई लेक्चर है, आपने गणित अच्छा कर लिया लेकिन उनके पीछे उसमें लेक्चर हैं तो मत देखिए। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपने बहुत अच्छा कर लिया है तो आपको मत करिए। और हाउ टू बी सिलेक्टिव, और खुद से रियल पोजीशन को कैसे ट्रैक करें, खुद से रियल पोजीशन ट्रैक करने के लिए मॉक या टेस्ट दीजिए, तभी आपका ये चीज़ें आपका ट्रैक हो पाएगा। मॉक और टेस्ट सीरीज लगाइए, मॉक टेस्ट सीरीज दीजिए, आपको इसी से नॉलेज पता चलेगा कि इस लेवल पे हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सर मेगा टेस्ट में मार्क्स 75, 76, 79 से ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। सेम बोलूँगा कि हाँ और मार्क्स आ सकते हैं, ये आप एनालिसिस कीजिए। अगर आप कितने मार्क्स आ रहे हैं तो किस जगह पे आपके मार्क्स कम हो रहे हैं। मान लीजिए आपके 20 मार्क्स से 25 मार्क्स कम हो रहे हैं, ये एनालिसिस कीजिए 20-25 मार्क्स किस सब्जेक्ट पे कम हो रहे हैं और उस सब्जेक्ट पे फिर देखिए कितने आएंगे। और ये देखिए कि टेस्ट सीरीज में आप बोल रहे हैं इतने मार्क्स ला रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में आपकी रैंक कितनी है, कितने लोगों ने वो टेस्ट सीरीज दी है। मान लीजिए टेस्ट सीरीज आपकी कितने लोगों ने दी, मतलब 500 लोगों ने दी या 5000 लोगों ने दी या 50,000 लोगों ने दी, तो कितने लोगों में आपका क्या रैंक आ रहा है, ये आपका मैटर करता है। और उसके बाद ये ध्यान रखिए कि इसमें ये भी चीज़ मैटर करेगी कि एग्जाम टाइम में आपके एग्जाम हॉल का प्रेशर होगा
इन चीज़ें होंगी, तो इनमें आपको ये नंबर मेंटेन करेंगे तो ये नंबर कोई बैड स्कोर नहीं है, बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो एनालिसिस कीजिए पहले आप टेस्ट सीरीज का, आपके रिजल्ट का, उसके बाद आप स्वयं समझेंगे या मुझे बताइएगा, मैं हेल्प करूंगा उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर कंप्यूटर में एवरेज आ रहा है, मैथ्स में दिक्कत हो रही है, 25 में से 17 से 18 अटेम्प्ट कर पाते हैं और 11 से 13 सही हो रहे हैं, मतलब आपका मैथ्स नेगेटिव हो रहा है भाई। आप सबसे पहले मैथ्स के बेसिक क्लियर करते हुए मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, बेसिक क्लियर कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए, बेसिक कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए, यही चैनल चलते रहने दीजिए, आपको मैथ्स आ जाएगा और जैसे ही मैथ्स आएगा बहुत अच्छा कवर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पढ़ा हुआ तितर बितर लग रहा है सर, कैसे समेटें? शॉर्ट नोट बनाइए, रिवीजन प्लान बनाइए, सिलेबस को मार्क करते चलिए, मैंने पहले पढ़ाया है, जब ज़्यादा सिलेबस हो, कंसाइज करना है तो सिलेबस को मार्क करते चलिए, 2-3 कलर के पेन लीजिए, मार्क कीजिए, शॉर्ट नोट बनाइए और रिवीजन प्लान कीजिए, तो इससे आपका सब कुछ पढ़ा हुआ जो बिखरा हुआ है वो कैसा हो जाएगा, वो कंसाइज हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन, बट बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब अप टू डेट क्वेश्चन है। सर दुविधा में है कि न्यूज़पेपर में गर्ल्स हॉस्टल से रिलेटेड न्यूज़ आती रहती है। डेफिनेटली जुलाई का महीना हॉस्टल छात्रावासों के लिए अच्छा महीना नहीं बीता है। जुलाई के महीने में ऐसे ऐसी खबरें आई हैं जिससे हमें भी थोड़ा सा सोचना पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। तो गर्ल्स हॉस्टल से रिलेटेड न्यूज़ आते रहती है, बिल्कुल आती है। आपको ये बता दूं, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो आपके अभी तक न्यूज़पेपर में जो गर्ल्स हॉस्टल से रिलेटेड आई है वो ट्राइबल्स के हॉस्टल की नहीं है, ये अच्छी बात होनी चाहिए। जिस विभाग में आप जा रहे हैं वहाँ के हॉस्टल्स की नहीं हैं, ये जो कस्तूरबा विद्यालय हैं उनकी न्यूज़ है। क्योंकि ट्राइबल में आपको बता दूं, ट्राइबल के गर्ल्स हॉस्टल में मेल्स नहीं काम करते हैं, 100% महिलाएं यहाँ काम करती हैं। ट्राइबल के हॉस्टल में 100% कौन काम करती हैं? महिलाएं ही काम करती हैं, पुरुष बिल्कुल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, रिस्की है लगता है जॉब और पोस्टिंग इसकी इंटीरियर होगी। डेफिनेटली गर्ल्स हॉस्टल में थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी गर्ल्स हॉस्टल में ज़्यादा है, लेकिन अगर आप वहाँ अवेलेबल रहते हुए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं तो बहुत सारी गर्ल लड़कियाँ जो हैं बहुत ही अच्छे से अपना हॉस्टल चला रही हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है उन्हें। छोटी मोटी प्रैक्टिकल या ग्राउंड में दिक्कत होती है, डेफिनेटली होती है लड़कियों को, और जगह के हिसाब से होती है। लड़कियों की दिक्कत नहीं है, ये जगह के हिसाब से कि रिमोट एरिया हो गया तो वहाँ पे दिक्कत जाती है। बाकी और पोस्टिंग इंटीरियर ही रहेगी ऐसा नहीं है मैम, ब्लॉक्स में भी हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ब्लॉक मुख्यालय में या डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, अंदर भी हैं, सभी जगह हॉस्टल्स हैं कंफर्म पे। और फीमेल हॉस्टल वार्डन को फैमिली रखना अलाउड नहीं होता है, यहाँ पे भी आप थोड़ा सा आपका जो है फैमिली रखना अलाउड है, लेकिन फैमिली में जो आप जैसे फीमेल हैं आप अपने बच्चे को अपने साथ रख सकती हैं। और अगर आपका हॉस्टल नए पैटर्न पे बन रहा है, अभी जो नए पैटर्न पे जो हॉस्टल बन रहे हैं उनमें क्या होता है कि हॉस्टल का जो एंट्रेंस है, जो हॉस्टल का प्रवेश द्वार है और जो अधीक्षक निवास का प्रवेश द्वार है वो दोनों अलग होते हैं। तो ऐसा जहाँ पे बाइफर्गेशन है वहाँ पे आप डेफिनेटली फैमिली भी रख सकते हैं, मतलब आपका जो क्वार्टर है वो आपके हॉस्टल से पूरा सेपरेट है, जहाँ पे उन जगहों पे आप अपनी फैमिली भी रख सकते हैं। उन्हीं जगहों पे भी दिक्कत होगी जहाँ पे एक सिंपल एंट्रेंस हो, एक ही एंट्रेंस हो और जो क्वार्टर हो आपको कैंपस में ही, ये लड़कियों के साथ हो, तो यहीं पर आपको फैमिली रखने में दिक्कत होगी। लेकिन जहाँ पे सेपरेट आपका है या अलग है काफ़ी क्वार्टर आपके हॉस्टल के प्रीमाइसेस से, या अलग से एक दीवार लगा के उसे सेपरेट किया गया है, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो क्या करें समझ नहीं आ रहा है, और कुछ वैकेंसी भी नहीं आ रही। बिल्कुल डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, और वैकेंसी नहीं आ रही, ऑप्शंस नहीं है। लेकिन अगर आप जॉब चाहते हैं और आपको एक थोड़ा सा बहुत रिस्क आप ले सकते हैं, इन चीज़ों पर हम बाद में और भी डिस्कस करेंगे। मैं अभी यही सजेस्ट करूँगा भैया आप एग्जाम में फोकस कीजिए, एग्जाम में फोकस कीजिए, आप सिलेक्शन लीजिए आप, और सिलेक्शन लेने के बाद अगर आप सिलेक्शन में सेलेक्ट हो गए और आपको ऑप्शन मिला कि हाँ भाई आपको जॉब सेलेक्ट हो गई, आप इस जगह पे पोस्टिंग हो रही है आपकी, तब आप डिसाइड कीजिए ना कि आपको वहाँ जाना है या नहीं जाना है। एटलीस्ट आपके पास एक अचीवमेंट रहेगा कि हाँ ये एग्ज़ाम मैंने निकाला था लेकिन मैं गई नहीं, ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि एग्ज़ाम मैंने निकाला, आप आगे एग्ज़ाम अगले फ्यूचर में तैयारी के लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो अभी इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए आप तैयारी में फोकस कीजिए, और इन चीज़ों पे हम बात भी करेंगे डेफिनेटली, क्या दिक्कतें होती हैं अधीक्षक को, क्या क्या जिम्मेदारियां रहती हैं अधीक्षक की, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। पर अभी वो समय नहीं है इन चीज़ों पे बात करने का, अभी निगेटिविटी या पॉजिटिविटी इस चीज़ में लाने की भी जगह नहीं है। आप बस तैयारी में फोकस कीजिए, सिलेक्शन लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा, जब आपकी पोस्टिंग होगी, काउंसलिंग होगी, तब डिसाइड कीजिएगा कि आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। तब तक तैयारी करिए, मत सोचिए ज़्यादा। इतना क्वेश्चंस अभी तक मुझे मिला था दोस्तों। कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये चैनल कैसा लग रहा है। क्वेश्चंस आज बहुत ज़्यादा थे, बहुत मेहनत लगी मुझे बनाने में,
तो कृपया मुझे बताइएगा। और आपके जो डिमांड भी मुझे मिले हैं कि ये क्वेश्चंस, ये वीडियोस आपको चाहिए, धीरे धीरे हम उस पर भी वर्क करेंगे। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने मित्र तक पहुंचाइए, और चैनल को अच्छा बनाने के लिए सुझाव भी दीजिए, कमेंट भी कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।